अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है श्याम जान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम इंटरनेशनल रिलेशंस के कॉन्टेक्स्ट में बात करने जा रहे हैं। अगर आपने इंटरनेशनल रिलेशंस का प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा हुआ तो वो सजेशन में इस वक्त आ रहा होगा, उसको एक दफ़ा ज़रूर देख लें। उसमें हमने ये बात की हुई है कि किसी भी डिसिप्लिन को समझने के लिए एक तरफ तो उसके मेथड्स, मेथडोलॉजी, जिसमें उसकी थेरीज भी फिर आ जाती हैं। दूसरा, कंटेम्प्रेरी कॉन्टेक्स्ट में उस डिसिप्लिन की इम्पोर्टेंस, उस डिसिप्लिन का वेटेज क्या है कंटेम्प्रेरी कॉन्टेक्स्ट में, दौरे हाजिर में। लेकिन इन दोनों से मेथड एंड कंटेम्प्रेरी जो कॉन्टेक्स्ट होता है, इन दोनों के पैरेलल जो चीज़ जिसकी इम्पोर्टेंस जो है वो हमें नज़र आती है, दैट इज़ फिलॉसफी ऑफ दैट पर्टिकुलर डिसिप्लिन। हर डिसिप्लिन की कोई ना कोई फिलॉसफी ज़रूर होती है। कुछ बच्चे एतराज़ करते हैं कि मेरी वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, तो मैं टू द पॉइंट स्पेसिफिक बात करूँगा। आईआर के कॉन्टेक्स्ट में जो फिलॉसफी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस है, इसको लार्जली तीन जो आप कह सकते हैं कि फ्रेमवर्क्स में आप स्टडी करते हैं। उन्हीं में थेरीज हैं, उन्हीं में मेथड्स हैं। तो ये जो तीन फ्रेमवर्क्स हैं, इनमें एक फ्रेमवर्क यूनिवर्सल ट्रेडिशन कहलाता है, दूसरा फ्रेमवर्क क्लासिकल ट्रेडिशन कहलाता है, और तीसरा जो फ्रेमवर्क है वो कोई ट्रेडिशन नहीं है, वो पोस्ट मॉडर्निस्ट जो अप्रोचेज हैं आईआर में, जो कि बहुत लेटेस्ट बातें। सो पोस्ट मॉडर्निज्म और उसका इन्फ्लुएंस इन द डिसिप्लिन ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, ये हमारा आज का लेक्चर नहीं है। ये हम एक अलग इस पे लेक्चर करेंगे जिसमें मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव्स एंड थेरीज जो पोस्ट मॉडर्निस्ट इन्फ्लुएंस से आईआर में आई, या हर वो थेरी जिसने आईआर के ट्रेडिशनल जो ऑपरेटर्स था थेरीज एंड मेथड्स का, उसको क्रिटिक किया, उस पर हम एक अलग लेक्चर रखेंगे। आज हम फिर बात करने जा रहे हैं फिलॉसफी ऑफ आईआर के कॉन्टेक्स्ट में यूनिवर्सल ट्रेडिशन एंड क्लासिकल ट्रेडिशन। और फिर ये यूनिवर्सल और क्लासिकल जो ट्रेडिशंस हैं, ये किन लॉज, कौन से लॉज इनका न्यूक्लियस हैं, कि उन लॉज की रोशनी में ये सिस्टम को फिर या तो समझने की कोशिश करते हैं या एस्पिरेशन रखते हैं कि सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम या किसी भी दौर का सिस्टम, वो कैसे उसको बेहतर किया जा सकता। पहले बात कर लेते हैं क्लासिकल ट्रेडिशन की। क्लासिकल ट्रेडिशन जो आप तहरीरों में पढ़ते हैं, जो आप आईआर इंटरनेशनल रिलेशंस की बुक में देखते हैं, तो यू वुड कम अक्रॉस द नेम्स ऑफ थ्यूसिडाइटिस, मैकियावेली, ये इस तरह के नाम के जिन्होंने, जनाब आप कहते हैं कि जिन्होंने क्लासिकल ट्रेडिशन में बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया। नॉर्मली आप इसको रियलिस्ट टेंडेंसी भी कहते हैं, लेकिन अगेन सेड दैट कि हम ट्रेडिशन में बात कर रहे हैं, थेरी बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक हो जाती है, ट्रेडिशन बहुत वास्ट होती है, उस ट्रेडिशन में फिर कई थेरीज हो सकती हैं। क्लासिकल ट्रेडिशन ऐसा नहीं है कि इंटरनेशनल रिलेशंस जो है वो 20th सेंचुरी में डिसिप्लिन बना है, तो जनाब यहीं से आपने बात को लेके चलना है। इंटरनेशनल रिलेशंस एज अ डिसिप्लिन बनने से बहुत पहले भी तो स्टेट्स, किंगडम्स, सोसाइटीज, सिविलाइजेशंस, दे यूज्ड टू इंटरेक्ट विद ईच अदर। और वो जो इंटरेक्शंस होते हैं या थे, वो कैसे होते थे? तो ऑफ कोर्स वहाँ पे पावर एक सेंट्रल रोल प्ले करती है, हमें नज़र आती है। ऑफ कोर्स माइट इज़ राइट है, ऑफ कोर्स मोरालिटी इज़ डिफाइंड बाय द पावर। सो क्लासिकल ट्रेडिशन बिलीव करती है कि जो भी अथॉरिटी है, चाहे वो स्टेट है, सिविलाइजेशन है, सोसाइटी है, व्हाटसोएवर, उसने अपने इंटरेस्ट को पूरा करना है। उसने अगर कोई एग्रीमेंट्स भी करने हैं, उसने इवन को ट्रेड में एंगेज भी होना है, उसने डिप्लोमेसी भी करनी है, उसने वॉर भी करनी है, तो स्टेट क्राफ्ट के जितने भी टूल्स का उसने इस्तेमाल करना है। दैट सोल पर्पस इज टू सर्व इंटरेस्ट। इंटरेस्ट किस तरह का इंटरेस्ट? ऑफ कोर्स इस पे अब आप थ्योरीज में आएंगे तो आप फिर उसमें
बात करेंगे। कैसे इंटरेस्ट, हेजिमनी, इन्फ्लुएंस, रिसोर्सेज, व्हाट्सएवर, आगे कैटेगराइजेशन बनती जाएगी, लेकिन ये आज का हमारा मौजू नहीं। आज का हमारा मौजू है कि सिस्टम को जब आप समझने जा रहे हैं ना, इंटरनेशनल सिस्टम को, तो आपके पास तीन ही बड़े फ्रेमवर्क्स हैं। एक फ्रेमवर्क क्लासिकल ट्रेडिशन, बाकी यूनिवर्सल ट्रेडिशन, और तीसरा फिर आपके पास पोस्ट मॉडर्निस्ट कॉन्टेक्स्ट। आपकी तमाम बड़ी थीरीज क्लासिकल या यूनिवर्सल ट्रेडिशन में है। मार्क्सिज्म भी यूनिवर्सल ट्रेडिशन में है, ये याद रखिएगा। सो आपकी जितनी भी थेरीज जो कि फिर कैसे इंटरेस्ट पूरा करना है, वो फिर हाँ जी ऐसे इंटरेस्ट पूरा, उसमें फिर आपका सारी थेरीज आ रही हैं। थेरीज आज हमारा मौजू नहीं है, आज हमारा ट्रेडिशंस मौजू है, क्योंकि इस ये प्लेटफॉर्म ट्रेडिशंस का क्लियर होना है तो फिर थेरीज समझ आना शुरू हो जाती हैं। वो हम पढ़ते हैं ना कि किताबों में, आप किताब में चैप्टर है रियलिज्म का, लेकिन पहले वो थ्यूसिडाइडिस भी बता रहा है, ऑथर चाणक्य भी बता रहा है, मैकियावेली भी बता रहा है। बंदा कहता है यार हमारा डिसिप्लिन तो वर्ल्ड वॉर 1 के बाद स्टार्ट हुआ, उसके बाद बात करो कि किस स्कॉलर ने क्या बात की, लेकिन हम पहले भी जा रहे होते हैं। क्यों जा रहे होते हैं? क्योंकि एक क्लासिकल ट्रेडिशन है, होता है भाई पीछे एक ट्रेडिशन चल रही है पूरी। जो मॉर्गेंथो ने कहा है उसमें 2 पॉइंट बस नहीं है, बाकी सारे पॉइंट्स तो या तो मैकियावेली से ड्राइव होके आ रहे हैं, ठीक है जी, या हॉब्स से ड्राइव होके आ रहे हैं, या थ्यूसिडाइडिस से ड्राइव होके आ रहे हैं। सो ऐसा नहीं है कि मॉर्गेंथो ने आके कोई बहुत ही नई चीज़ें बता दी थी। हाँ, जिन लॉज का उसने सहारा लिया वो यूनिक थे IR। सारे ट्रेडिशन में आपने लॉज का सहारा लेके ही अपना थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क बनाना है ना। थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क ने खुद ब खुद तो नहीं बन जाना। नाउ तो ये तो क्लासिकल ट्रेडिशन, और ये क्लासिकल ट्रेडिशन ख़त्म नहीं हुई कभी भी दुनिया से, यह आज तक चलती आ रही है। इंटरनेशनल रिलेशन एज अ डिसिप्लिन की खूबी है, हमने पहले लेक्चर में बात की थी कि ये वर्टिकल इसकी मोबिलिटी नहीं है, इसकी हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी है। यहाँ एक थेरी आने वाली पिछली थेरी को निगेट ज़रूर करती है, लेकिन उसको सिस्टम से ख़त्म नहीं कर सकती, वो अपनी जगह मौजूद रहेगी। सो एक तो ये क्लासिकल ट्रेडिशन जो कि इस डिसिप्लिन में कंजर्वेटिव जो अप्रोच है, रियलिस्ट जितनी थियरीज हैं वो सारी की सारी डिराइव्ड हैं आउट ऑफ क्लासिकल ट्रेडिशन। ज़्यादा बड़ा नाम ऑफ कोर्स थ्यूसिडाइडिस का ही है। द वे थ्यूसिडाइडिस रोट हिस्ट्री ऑफ द पेलोपोनेसियन वॉर, और उससे वहाँ से जो उसकी थ्योराइजेशन है वो आज तक का IR का स्कॉलर इस्तेमाल करता है। दूसरी तरफ आते हैं जी, दूसरी तरफ है यूनिवर्सल ट्रेडिशन। अब ये जो यूनिवर्सल ट्रेडिशन है ये आगे फर्दर डिवाइड है 2 कैटेगरीज में। यूनिवर्सल ट्रेडिशन बेसिकली इस पे रिलीजन का बहुत ज़्यादा अर्ली स्टेजेस में हमें इन्फ्लुएंस नज़र आता है। हम एक एटर्नल पीस की तरफ मूव करना है हमने, एक वक्त आएगा सब अच्छा हो जाएगा। बादशाहों को अपने हुस्न सलूक से लोगों को मुतासिर करना चाहिए, हमें अपने मज़हब को फैलाना है, बाकी सबको इसमें इनकॉर्पोरेट करना है, बाकियों के साथ इंटरेक्शन अपने मज़हब की रोशनी में करना है। डिवाइन लॉज, सेंट अगस्टिन का आइडिया एटर्नल रोम, एक वक्त आएगा एक बड़ा सुनहरा रोम होगा। सारी की सारी जो क्रिश्चियन जो ट्रेडिशन है उस वो सारी की सारी इसी डिवाइन लॉज भी तो है। मुस्लिम रूलिंग और मुस्लिम डायनेस्टीज को के कॉन्टेक्स्ट में भी आप इसको लेके चलते हैं, लेकिन इसको ज़्यादा मजबूती से रोमन कैथोलिक चर्च ने पकड़ के रखा। द वे यूरोपियंस यूज्ड टू इंटरेक्ट विद ईच अदर, वो जो इंटरेक्शंस थे उनको ज़्यादा कैथोलिक चर्च ने डोमिनेट किया। मज़हब खैर का पैगाम देता है, मज़हब कहता है लड़ो ना, प्यार मोहब्बत बांटो, अच्छी बात। लो जी, हमें अर्ली जो एरा है और उसके बाद जो मिडिवल एरा ख़ास तौर पर यूरोप का और मुस्लिम वर्ल्ड का, उसमें
यूनिवर्सल ट्रेडिशन का ये जो एस्पेक्ट्स है, डिवाइन लॉज के कॉन्टेक्स्ट में इंटरेक्शंस करना। अच्छा, इसमें सब ने ऐसा नहीं किया, याद रखिए, क्योंकि हमने कहा था कि पैरेलल चल रही दोनों तरफ। कई बीच में ऐसे भी रूलर्स हैं जो कि यूनिवर्सल ट्रेडिशन के बिलीवर हमें नहीं मिलते, वो क्लासिकल ट्रेडिशन के माइंडसेट में रहे। खोपड़ियों के मीनार बना दो, जंगें कर दो, फतवात करो, अपने इंटरेस्ट प्रिजर्व करो, ऐसी एग्जांपल। ये दोनों पैरेलल आपको तारीख में दोनों ट्रेडिशंस पैरेलल नजर आएंगे, और आईआर के डिसिप्लिन में ये जम हो जाती है। सो ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया को समझा जाता है कि ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया वो डेवलपमेंट है कि जहां पर डिवाइन लॉज ने जिस तरह यूनिवर्सल ट्रेडिशन को पकड़ा हुआ था, पीपल स्टार्टेड क्वेश्चनिंग कि यार ये क्या है। हमें तो कैथोलिक चर्च बताता था कि जनाब मजहब प्यार का दर्स है, अमन का दर्स है, आपस के स्टेट्स के इंटरेक्शंस में, इंडिविजुअल्स के इंटरेक्शंस में जैसा रिलीजन की तरफ से गाइडलाइन है उसको फॉलो करो। पर ये क्या हुआ, मजहब के नाम पे यूरोप लड़ पड़ा। कैथोलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट्स, 8 मिलियन पीपल की जगह 10 मिलियन भी लिखा है, 8 मिलियन पीपल डाइड। यार ये कैसी इंटरेक्शंस हैं, कैसे ये निज़ाम है, ऐसा तो नहीं चल सकता। लोगों का कितना नुकसान हुआ, लोगों की प्रॉपर्टीज गई, लोगों की सिक्योरिटीज, कोई पुरसाने हाल नहीं। तो क्या किया जाए? तो किया ये जाए कि ये जो डिवाइन लॉज के कॉन्टेक्स्ट में आप अपनी डोमेस्टिक पॉलिसीज और आप अपनी इंटरनेशनल इंटरेक्शंस जो बनाते रहे ना, यार ये सब इसको छोड़ो, इसकी जरूरत नहीं है। फोकस ऑन नेचुरल लॉस। अब है यूनिवर्सल ट्रेडिशन, लेकिन उस यूनिवर्सल ट्रेडिशन में फोकस ऑन नेचुरल लॉज। अच्छा, नेचुरल लॉज को ये नहीं समझना कि कुदरती कवानीन। नेचुरल लॉज मतलब मेरा प्रॉपर्टी का राइट, मेरा राइट टू लिव। इंडिविजुअल कहाँ गया आपकी सारे के सारे इन लड़ाइयों में, इस भगदड़ में। इंडिविजुअल की लिबर्टी, इंडिविजुअल का फ्रीडम, उसकी प्रॉपर्टी राइट्स, तो राइट्स कहाँ गए? तो नेचुरल लॉज पे फोकस करो। इसीलिए हम देखते हैं कि ये जो वेस्टफेलियन ट्रीटी है, इस पे 400 से ज़्यादा जो है वो जूरिस्ट स्कॉलर्स यूरोप के, उन्होंने बैठ के इसको सारे को डिज़ाइन किया, जिसको उर्फ़े आम में आप फिर आज कहते हैं नेशन स्टेट सिस्टम। इसी दौर की पैदावार है थॉमस हॉब्स, इसी दौर की पैदावार है, थोड़ा सरसे बाद की पैदावार है जॉन लॉक, इसी दौर की पैदावार है इंटरनेशनल लॉ का फेमस स्कॉलर होगो ग्रेटस। सही। सो इससे अगले थोड़े से दौर में आ जाए तो आपको और ज़्यादा राइट्स की प्रोटेक्शन और इंडिविजुअल की प्रोटेक्शन और इंडिविजुअल स्टेट, इस ये कनेक्शन है। जैसा इंडिविजुअल सोचता है वैसा ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल सोचते हैं, तो वैसा ही स्टेट सोचती। ये आइडिया यूरोप में चलता रहा लिबरल इंटरनेशनलिज्म के नाम से, लेकिन इसको सही मायनों में जो इंटरनेशनल रिलेशंस में फर्स्ट थ्योरी के कॉन्टेक्स्ट में इनकॉर्पोरेट हुई, वो फिर लिबरल आइडियलिज्म की, वुडरो विल्सन मशहूर जो ज़माना जो है वो पहली थ्योरी जो आई की, वहाँ भी आपने यही किया। इंडिविजुअल वॉर नहीं चाहता, इंडिविजुअल से कॉन्स्टिट्यूट होती है स्टेट, तो स्टेट भी वॉर नहीं चाहती। ये जो नेचुरल लॉज की टेंडेंसी है, इस नेचुरल लॉज की टेंडेंसी पर ही आपके इंस्टीट्यूशंस, ऑर्गेनाइजेशंस कॉन्स्टिट्यूट होती हैं। गो के आगे चल के फिर वो थोड़ा सा एक डिविएशन नजर आती है, लेकिन बुनियादी आइडिया जो माइंडसेट में आता है वो यहीं से आता है। सो अब आईआर के कॉन्टेक्स्ट में ये इतनी औखी औखी फलसफे वाली बातें करने की जरूरत क्या है, इसको समझने की क्यों जरूरत है? बहुत जरूरत है समझने की। अब आप किसी भी थ्योरी जिसमें लफ्ज आ जाए रियलिज्म, उसको खोल के पढ़ लें। ये मेरे 10-15 मिनट के लेक्चर के बाद किसी भी किताब से जहां कुछ भी रियलिज्म पे लिखा उसको पढ़ना शुरू कर दें, कीपिंग इन माइंड कि ये क्लासिकल ट्रेडिशन है। हर रियलिज्म की थ्योरी, कोई भी थ्योरी रियलिज्म की, वो है
क्लासिकल ट्रेडिशन में। क्लासिकल ट्रेडिशन डोंट बिलीव इन नेचुरल लॉस। क्लासिकल ट्रेडिशन बिलीव इन ऑब्जेक्टिव लॉस। ऐसा ही होना है, स्टेट ने इंटरेस्ट ही पूरा करना है। जरूरी नहीं है कि वॉर ही, लेकिन वॉर भी इंपॉर्टेंट है अलॉन्ग विद डिप्लोमेसी भी, लेकिन वॉर को आप सेट असाइड कॉर्नर नहीं कर सकते। और जहां जहां जिस जिस थ्योरी में आपको लिबरलिज्म का वर्ड मिल गया, जिस भी थ्योरी में लिबरलिज्म, जैसी भी थ्योरी, बस आपको वर्ड लिबरलिज्म मिल गया, तो आपने उसको यूनिवर्सल ट्रेडिशन के कॉन्टेक्स्ट में रहते हुए देखना, तो आपको समझने में आसानी होगी। यूनिवर्सल ट्रेडिशन आपके मौजूदा हालात के साथ साथ आपके फ्यूचर को भी फोरसी करती, स्पेकुलेटिव होती है। क्लासिकल ट्रेडिशन फ्यूचर को भी देख रही है, लेकिन लार्जली आपके प्रेजेंट के जो शॉर्ट टर्म एंड प्रेजेंट के ही लॉन्ग टर्म जो इंटरेस्ट है उनको सिक्योर कर, ये क्लासिकल ट्रेडिशन। ऐसा नहीं है कि फ्यूचर को देख नहीं रही, मतलब कि मैं क्लासिकल ट्रेडिशन में रहते हुए सोचते हुए एक रूलर हूं और मैं कहता हूं मुझे दूसरी स्टेट पर आज अभी नहीं हमला कर सकता, मैं आज से 50 साल बाद हमला करूंगा, मुझे उसके लिए प्रिपरेशन करनी है। तो आपके ये लोजी सर ने तो कहा था कि ये फ्यूचर की बात हो रही है तो ये यूनिवर्सल ट्रेडिशन होगी। नहीं, इंटेंशंस को भी तो देखना है ना, ठीक है। सो जो मैं ये कहूँ कि आज से 50 साल बाद हम एक ऐसा अपना तरक्की के मॉडल पे होंगे जहाँ पर अमन ही अमन होगा, पीस ही पीस होगा, ट्रेड फ्लरिश होगी, ह्यूमन राइट्स अपने पीक पे होंगे, ये है यूनिवर्सल ट्रेडिशन। एक कोई रिलीजियस बिलीवर है वो कहे कि जनाब आओ खुदा की तरफ आ जाओ और ये अमन का पैगाम और हम एक सीधे रास्ते पे लग जाए, किसी भी मज़हब का फॉलो करो तो तभी दुनिया में शर ख़त्म होगा, अमन होगा, आओ सारे इकट्ठे हो जाओ, मैं देख रहा हूँ मुझे 100 साल बाद ये नज़र आ रहा है अगर हम ऐसा करेंगे तो हो जाएगा। ये क्या है? यूनिवर्सल ट्रेडिशन। अब ये ऐसा नहीं है कि आप लेबल कर दें कि जी ये तो स्टेट 24/7 क्लासिकल ट्रेडिशन में रहती है, या ये स्टेट तो 24/7 यूनिवर्सल ट्रेडिशन में रहती है। ऐसा नहीं है। स्टेट्स के ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनको ही परस्यू करना है, तो आप लेबल नहीं कर सकते कि आप कोई एक ट्रेडिशन मुकम्मल के मुकम्मल लेबल कर दें। ये ऐसी गलती नहीं करनी, ये सिर्फ भी समझना है। इंटरनेशनल रिलेशंस में इसके किसी भी थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क को आप किसी एक डेवलपमेंट के साथ फिक्स नहीं कर सकते कि बस ये थ्योरेटिकल डेवलपमेंट है, थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क है, ये डेवलपमेंट है, ये फिक्स हो गई है, अब इस डेवलपमेंट पे कोई और थ्योरी अप्लाई नहीं होगी, ऐसा नहीं करना। आखिर में एक एग्जांपल दे देता हूं ताकि आपको एक अगले लेक्चर की बेस बन जाए। इंडिया पाकिस्तान के मसाइल को आपको सवाल आ जाए पेपर में, क्रिटिकली इवैल्यूएट द टॉक्सिक रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। सपोज अब इसको करंट अफेयर नहीं बनाना ना, ठीक है, इसको ना जो है वो हिस्ट्री का पेपर बनाना है, आपने इसको IR के पर्सपेक्टिव में देखना है। आप लेवल ऑफ एनालिसिस में इसको देख रहे होते हैं, 4 लेवल ऑफ एनालिसिस में। लेकिन अभी जो बात समझाने वाली कि फिक्स नहीं करना कि बस आपने लिबरलिज्म के कॉन्टेक्स्ट में इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस को देख लिया, आपने कहा बस लिबरलिज्म अप्लाई होगी, ओके बस, और कोई थ्योरी अप्लाई नहीं होगी। नहीं, बैक वक्त रियलिस्ट भी होगी, कंस्ट्रक्टिविस्ट भी होगी, इवन मार्क्सिस्ट भी होगी। अच्छा, लिबरल कैसे होंगे जी? वो तो यूनिवर्सल ट्रेडिशन के, वो तो कहते हैं कि एक वक्त आएगा जब पीस ही पीस होगा, तो वो तो ये तो कह सकते हैं कि इंडिया पाकिस्तान अपने डिफरेंसेस खत्म करें, हार्मनी ऑफ इंटरेस्ट करें, परपेचुअल पीस के आइडिया को इनकॉर्पोरेट करें, रिस्पेक्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ करें, ओपन डिप्लोमेसी करें, फ्री ट्रेड करें। जार्गन्स आ रहे हैं ना थ्योरी के, आपने वो लेके आने, तो आप कहेंगे ये तो यहाँ तो कुछ हो ही नहीं रहा। नहीं, अगर नहीं हो रहा तो आप वो भी थ्योरी एप्लीकेशन है। आप कहेंगे सिंस एब्सेंस ऑफ डेमोक्रेसी, हकीकी जमहूरियत तो नहीं है इंडिया पाकिस्तान, तो जहां एब्सेंस ऑफ डेमोक्रेसी होती है वहां ये होता है जी, हार्मनी ऑफ इंटरेस्ट नहीं हो रही, इसलिए ऐसा हो रहा है।
इंटरडिपेंडेंस इफेक्टिव नहीं हुई, इसलिए ऐसा हो रहा। फ्री ट्रेड तो वैसे ही कर्ज समझा जाता है जनाब, ख़ास तौर पे पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में, तो जनाब इसलिए नहीं हो रही जी। सिविल लिबर्टीज इंश्योर्ड नहीं है। सिविल लिबर्टीज इंश्योर्ड होती हैं तो ट्रू लीडरशिप सामने आती है। पॉलिटिकल कल्चर इफेक्टिव नहीं, यानी नहीं है नहीं है नहीं है नहीं है, उस थेरी के जार्गन्स को ला के आन कर लो जी, क्योंकि लिबरलिज्म की थेरी इफेक्टिवली कभी इंस्टॉल ही नहीं हो पाई, तो इसलिए इनके मसाइल ऐसे। अब रियलिज्म के कॉन्टेक्स्ट में, क्लासिकल ट्रेडिशन के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे, तो क्लासिकल ट्रेडिशन के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे टॉक्सिक रिलेशंस क्यों हैं, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है जी कहाँ है जी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। तब आप फिर थोड़ा सा डेवलपमेंट्स का जिक्र कर देंगे, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के कॉन्टेक्स्ट। अच्छा और क्या है जी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के साथ ये प्रिजनर्स डायलेमा का भी शिकार है, रियलिस्ट पर्सपेक्टिव है। अच्छा प्रिजनर डायलेमा का भी शिकार है, कैसे शिकार है, लो जी ऐसे 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 शिकार, इसको कहते थे एप्लीकेशन। अब वो जो ऐसे ऐसे शिकार हैं वो आप थोड़ी सी एग्जांपल्स दे रहे होंगे, एग्जांपल्स दो दे रही हैं, ये बात ज़हन में रखिएगा, और एग्जांपल्स निकलनी है स्टडी ऑफ हिस्ट्री से, ख्वाब में नहीं आनी। तो वो आपका कोई हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो है वो होना चाहिए, उसके बगैर आगे नहीं मैं जा रहा अभी, क्योंकि हमने अभी 2 ट्रेडिशंस पे बात की। तो इन 2 ट्रेडिशंस में से 3 जो बड़ी आपकी थ्रेटिकल फ्रेमवर्क्स हैं वो निकलते हैं, लिबरलिज्म, रियलिज्म एंड मार्क्सिज्म। मार्क्सिज्म लंबा है, वो हम एक अलग लेक्चर करेंगे, हम 2 लेक्चर और करेंगे इस पर। एक मार्क्सिज्म के कॉन्टेक्स्ट में, वो यूनिवर्सल ट्रेडिशन ही है, क्योंकि मार्क्सिज्म भी आपको कहता है एक वक्त आएगा क्लासलेस और स्टेटलेस सोसाइटीज़ और उसमें इटर्नल पीस और भला ही भला सबका खैर होगा, सब अच्छे रह रहे होंगे, वो भी यूनिवर्सल ट्रेडिशन है, ठीक है जी। और एक जो है वो आपकी जो है वो दैट्स पोस्ट मॉडर्निस्ट पर्सपेक्टिव। उसी पोस्ट मॉडर्निस्ट पर्सपेक्टिव में हम फेमिनिज्म को भी देखेंगे। पोस्ट मॉडर्निज्म के जो की जो आप कह लें कि एक्सपोनेंट्स हैं, फूको हो गया, दरिदा हो गया, लिटार्ड हो गया, उनके सीनियर एस्पेक्ट्स को देखेंगे। फिर हम साथ जो एक ऑपोजिशनल मूवमेंट है कंस्ट्रक्टिविज्म, उसको भी जो है वो देखेंगे। तो ये आपके सिलेबस के कॉन्टेक्स्ट में है। लेकिन जब आप ये कर लेंगे तो एक चीज़ तो मिस हो जाएगी, फिर भी हमें क्यों नहीं समझ आती ये सारी चीज़ें। ये एक फ्रेमवर्क, मेरा मकसद यही है इस लेक्चर का कि आपको एक फ्रेमवर्क समझ आ जाए कि बस थ्योरी को पढ़ लेने से आईआर की थ्योरी क्लियर नहीं हो जाती, उसको फील करना पड़ता है। उसका एक ऑर्डर है जिसमें आपको पता हो, आपको पहले ट्रेडिशंस का पता हो, ट्रेडिशंस में कौन कौन सी थ्योरीज हैं उनका पता हो, ठीक है जी। उन थ्योरीज की एप्लीकेशन 4 लेवल ऑफ एनालिसिस के साथ उसका पता हो। लेकिन इस तमाम के साथ कौन सी मेथडोलॉजी के कॉन्टेक्स्ट में थ्योरी डेवलप हुई उनका भी पता होना चाहिए। ट्रेडिशनल अप्रोच है, बिहेवियरल अप्रोच है, इन दोनों से थ्योरीज निकलती है। और कैसे मज़े की बात है कि जो पहला आपका लिबरल आइडियलिज्म है और जो पहला आपका मॉर्गेंथो का रियलिज्म है, ये दोनों ट्रेडिशनल अप्रोच पे हैं, लेकिन दोनों थ्योरीज डिफरेंट है एक दूसरे से। और फिर आपका जो न्यू रियलिज्म है और जो न्यू लिबरलिज्म है, ये दोनों बिहेवियरल अप्रोच से हैं, मैथड सेम है इनका, लेकिन है डिफरेंट। तो ये क्या बात है, तो इसको भी हम समझेंगे। अगले लेक्चर का इंतज़ार कीजिए। शुक्रिया।